हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास रात्रि 8 बजे होती है और सभी के लिए है, और स्पेशली यूपी पुलिस के लिए मैं बेहतरीन कुछ दिनों से कितने प्रश्न लाता हूँ। बेहतरीन कुछ दिनों से मैं हिंदी की रात्रि 8 बजे 60 प्रश्न लेकर आता हूँ। आप सभी लोग जुड़ जाइए, बहुत शानदार। और अगर आप किसी की भी तैयारी करते हैं, आप यूपी पुलिस छोड़िए, किसी की भी तैयारी करते हैं, तो आप हमारी रात्रि 8 बजे वाली क्लास में जुड़ जाइए। शानदार तरीके से ये क्लास टेट सी टेट सुपर टेट यूपी पुलिस फॉरेस्ट गार्ड सभी के लिए ये क्लास है। बहुत शानदार क्लास करवाता हूँ मैं रात्रि 8 बजे सभी के लिए। चलिए जुड़ जाइए। बताइए, आज का पहला प्रश्न है, जवाब दीजिए। मैं थिकनेस कम कर लेता हूँ। चलिए बताइए बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है। बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। भक्तकालीन कवि कौन सा नहीं है, जवाब दीजिए। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। सर, भक्तकालीन कौन सा कवि नहीं है जो भक्तकाल का कवि नहीं है? सर, कबीरदास भी हैं भक्तकाल के, सूरदास भी हैं, तुलसीदास भी हैं, बिहारी नहीं हैं। ये भक्तकाल के कवि नहीं हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ में कौन सा रूप है? ये जो धड़ाधड़ है, ये कौन सा रूप है? क्या आपको पता है? बहुत बेहतरीन। धड़ाधड़ कौन सा रूप है? सर, ये धड़ाधड़ क्या है? ये क्रिया विशेषण है। धड़ाधड़ एक क्रिया विशेषण है। और अगर पूछा जाए कौन सा क्रिया विशेषण है, तो यह रीतवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतवाचक क्रिया विशेषण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भाववाच्य है, जवाब दीजिए। कौन सा भाववाच्य है? जवाब दीजिए। जल्दी से बताइए, कौन सा भाववाच्य है? जल्दी बताइए। सर, कौन सा भाववाच्य में वाक्य है? ऑप्शन सी, अब चला जाए। ये भाववाच्य में है, अब चला जाए। अच्छा, वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक कर्तवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। वाच्य के 3 भेद। चलिए अगले प्रश्न पर और जवाब दीजिए। बताइए, ज्ञापन का अंग्रेजी शब्द क्या होगा? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है ज्ञापन का अंग्रेजी शब्द क्या है? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। सर, ज्ञापन को अंग्रेजी में मेमो भी कहते हैं। ज्ञापन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेमो कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर और जवाब दीजिए। दीजिए जवाब। किस क्रमांक में कुल और कूल शब्द का युग्म सही अर्थभेद नहीं है? अच्छा, सही अर्थभेद है। अच्छा, कुल और कूल का अर्थ बताना है। बहुत शानदार प्रश्न है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द इनको बोला जाता है। सुनने में एक जैसे, अर्थ अलग अलग हैं। कुल और कूल का मतलब बताइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कुल मीन्स होता है वंश और कूल मीन्स होता है किनारा। ऑप्शन सही होगा डी। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सही होगा डी। और अगला प्रश्न बताइए कि कु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? कु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? जवाब दीजिए। बहुत बेहतरीन। सर, कु उपसर्ग किस में नहीं है? कुत्ता में कु उपसर्ग नहीं है। कुत्ता में अगर कु अलग कर देंगे तो डबलता आधा ऐसा बनेगा, तो कु उपसर्ग कुत्ता में नहीं है। कु उपसर्ग कुत्ता में नहीं है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए कि नवनीत, नवनीत शब्द का समानार्थी कौन सा है? जवाब दीजिए। नवनीत शब्द का समानार्थी क्या है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। सर, नवनीत को क्या कहते हैं? नवनीत को ताजा मक्खन कहते हैं। क्या कहते हैं? नवनीत को ताजा मक्खन कहते हैं। और आगे चलिए कि द्विज शब्द का अर्थ क्या है? द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं है? अच्छा, द्विज का कौन सा अर्थ नहीं है, ये बताइए। द्विज का कौन सा अर्थ नहीं है? बहुत शानदार। सर, द्विज मीन्स ब्राह्मण होता है। बिल्कुल होता है। द्विज मीन्स दांत होता है। द्विज मीन्स पक्षी। लेकिन द्विज मीन्स दुबला नहीं होता। आंसर सही होगा डी, द्विज मीन्स दुबला नहीं होता। और आगे बताइए। बाला, बाला मृत में कौन सा समास है? नया प्रश्न है, समास का ये नया प्रश्न हो सकता है आपके लिए। बाला मृत में कौन सा समास है? बताइए। बाला मृत, तो देखिए समास विग्रह करिए। बाला, बालक, बाला का मतलब है बाला के लिए, बाला के लिए अमृत, बाला के लिए अमृत। बाला अमृत का मतलब है बाला के लिए अमृत, और इसमें के लिए विभक्ति आई है तो संप्रदान तत्पुरुष समास है। संप्रदान तत्पुरुष समास है। चलिए आगे बताइए। आगे चलिए, हमारा शानदार प्रश्न है कि जंगम का विलोम शब्द क्या है? बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। जवाब दीजिए, जंगम का विलोम शब्द क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जंगम का विलोम शब्द स्थावर होता है। जंगम का विलोम शब्द क्या है? स्थावर होता है। अच्छा, अस्थाई का कोई पूछे, अस्थाई का विलोम शब्द पूछे तो क्या होगा? तो स्थाई होगा। अस्थाई का विलोम शब्द स्थाई होता है। चलिए आगे, अगला प्रश्न बताइए। बताइए अगला प्रश्न, कौन आ रहा है? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कौन आ रहा है? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अब आप सोच रहे होंगे कि प्रश्नवाचक है। गलत है, प्रश्नवाचक नहीं है। प्रश्नवाचक नहीं है, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन आ रहा है, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब मैं समझा दूं। कौन शब्द बड़ा कंफ्यूजिंग करता है। ये कब प्रश्नवाचक है, कब अनिश्चयवाचक? देखिए, जब कौन के साथ कर्म भी आए, जब कौन के साथ कर्म का प्रयोग किया जाए तो कौन होगा प्रश्नवाचक। कौन के साथ यदि कर्म भी आए तो कौन शब्द कहलाएगा प्रश्नवाचक, और कौन के साथ कर्म ना आए तो कौन होगा अनिश्चयवाचक। जैसे मैं यही कह दूं कि कौन पुस्तक पढ़ा रहा है, कौन पुस्तक पढ़ा रहा है, या मैं कहूं पुस्तक कौन पढ़ा रहा है, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक, क्योंकि कौन के साथ कर्म आया है और कौन के साथ कर्म आई तो प्रश्नवाचक। जैसे मैं कहूं पुस्तक कौन पढ़ा रहा है, आवाज कौन कर रहा है, शोर कौन मचा रहा है, तो कौन के साथ जब कर्म आ जाए, कौन के साथ क्या आ जाए? कर्म आ जाए, तो फिर वह प्रश्नवाचक है। कर्म ना आए तो अनिश्चयवाचक। बात समझ आ रही? तो यहाँ कर्म नहीं है, कौन आ रहा है, अनिश्चयवाचक। पता नहीं है कौन आ रहा है, अनिश्चयवाचक। ध्यान रखना, 11 का सी आंसर है। बहुत शानदार प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में छपते हैं, ऐसे प्रश्न एग्जाम में छपते हैं। केस का अनेकार्थी क्या है? बताइए। केस का अनेकार्थी क्या है? क्या आपको पता है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। केस मीन्स होते हैं बाल। केस मीन्स क्या होते हैं? बाल होते हैं। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्न बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से
व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए, बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। सर व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? गंगा। गंगा कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जब नाम लिया जाए तो वहां व्यक्तिवाचक है। गंगा। अब यही कह दूं नदी, तो नदी जातिवाचक, गाय जातिवाचक, आम जातिवाचक, लेकिन गंगा ये नदी का नाम है, इसलिए जब किसी का नाम हो तो वह व्यक्तिवाचक है। किसी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। चलिए, अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार खाली स्थान के कुल भेद हैं, ऐसा प्रश्न मैं करवा चुका हूं। ऐसा प्रश्न मैं करवा चुका हूं, करवाया था अभी कुछ दिन पहले ही करवाया है। अर्थ के अनुसार यहां लिखेंगे संबंध बोधक अव्यय के, यहां लिखा जाएगा पहला जहां खाली स्थान है लिखा जाएगा संबंध बोधक अव्यय के कुल 8 भेद है, और यहां भरा जाएगा 8 भेद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए जवाब दीजिए। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया में किस प्रकार की क्रिया है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, जवाब दीजिए। लिखवाया में किस प्रकार की क्रिया है? सर लिखवाया किस प्रकार की क्रिया है? यह कैसी क्रिया है? ये प्रेयार्थक क्रिया है। यह प्रेयार्थक क्रिया है। अब कौन सी प्रेयार्थक क्रिया है? सर प्रेयार्थक क्रिया तो 2 होती हैं, प्रथम और द्वितीय प्रेयार्थक। तो लिखवाया में द्वितीय प्रेयार्थक है। कौन सी? द्वितीय प्रेयार्थक। चलिए आगे अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न बताइए, संध्या और रात्रि के बीच के समय के लिए एक शब्द क्या आएगा? संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या कहते हैं? बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या कहते हैं? सर प्रदोष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदोष। और अर्धरात्रि का समय निशीथ कहलाता है। संध्या और रात्रि के बीच का समय प्रदोष है, अर्धरात्रि का समय निशीथ कहलाता है। चलिए 17वां प्रश्न बताइए। छात्र का बहुवचन बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाएगा? बताइए। छात्र का यदि बहुवचन बनाना है तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा? छात्र का बहुवचन बनाना है तो क्या जोड़ा जाएगा? छात्र वृंद। छात्र वृंद जोड़ा जाएगा, या फिर होता छात्रगण। छात्रगण भी चलता, और यहाँ गण नहीं है तो वृंद, छात्र वृंद। छात्र में वृंद जोड़ो तो बहुवचन बन जाता है छात्र वृंद। और अगला प्रश्न बताइए कि किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? कौन से शब्द में ता प्रत्यय नहीं आया है? जवाब दीजिए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। ता प्रत्यय किस में नहीं है? सर पिता में ता प्रत्यय नहीं है। पिता में कौन सा प्रत्यय है? कोई सा प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन सी, पिता में ता प्रत्यय नहीं, कोई सा भी प्रत्यय नहीं है। चलिए चलिए आगे बताइए। बताइए वाक्यदान में प्रयुक्त संधि कौन सी है? वागदान में कौन सी संधि है? सर वाकदान का संधि विच्छेद होगा। वाक, वाक प्लस दान। वाकदान का संधि विच्छेद है वाक प्लस दान। और कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और चलिए आगे आगे बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, जवाब दीजिए। अगला प्रश्न है कि घोटक का सही तद्भव शब्द क्या है? बताइए।
घोटक का तद्भव शब्द क्या है? सर घोटक का तद्भव घोड़ा होता है। क्या होता है? घोटक का शब्द घोड़ा होता है। और अगला प्रश्न बताइए कि शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा है? मैं रात्रि 9 बजे शुद्ध अशुद्ध वर्तनी पढ़ा रहा हूँ। एक वीडियो कल आई थी, एक आज आएगी, देखना जरूर। कौन सा शुद्ध विकल्प है? क्या रचयिता ऐसा लिखा जाएगा? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर छोटी की मात्रा होनी चाहिए। शुद्ध अशुद्ध नहीं देखा तो रात्रि 9 बजे। बताइए फिर कौन सा सही है? फिर कौन सा सही है? क्या रविंद्र ऐसा लिखा जाएगा? रविंद्र नहीं होता, रविंद्र होता है, रविंद्र होता है। चलिए, रणभूमि नहीं होता, रणभूमि होता है। रेडू शुद्ध है, रेडू शुद्ध लिखा है। ऑप्शन डी सही है, रेडू शुद्ध लिखा है। चलिए और बताइए। 22वां प्रश्न है कि बुद्धमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। इसी तरह आइए रात्रि 8 बजे मैं शानदार प्रश्नों का हल करवाता हूँ। सर ये सीरीज कभी बंद नहीं होगी। बुद्धमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? बुद्धमान का स्त्रीलिंग क्या है? बुद्धमती होता है। बहुत शानदार, ऑप्शन ए सही है, बुद्धमान का स्त्रीलिंग बुद्धमती होता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि विशेषण का भेद लिखिए। बताइए कहाँ है? ये है, मुझे 4 गज कपड़ा चाहिए। 4 कौन सा विशेषण है? सर इसमें जो 4 है कौन सा विशेषण है? मुझे 4 गज कपड़ा चाहिए। 4 में कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? संख्यावाची विशेषण है। कौन सा विशेषण है? संख्यावाची। बहुत शानदार। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रेफ मतलब रा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? कौन से में रा सही नहीं लगा? रेफ यहां लिखा है, इसका मतलब ये समझिए कि कौन से वाले शब्द पे सही रा नहीं है। सर दुर्व्यसन सही लिखा, उत्तीर्ण भी सही लिखा, आशीर्वाद भी, पुनर्नवा, ये पुनर्नवा सही नहीं लिखा। पुनर्, सर ये रा इस ना पे नहीं, इस पीछे वाले ना पे आना चाहिए था। ऑप्शन सही होगा बी। ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। 25वां प्रश्न बताइए। बताइए 25वां प्रश्न। बताइए कि कार्यालय की भावी योजनाओं व कर्मचारियों की जिम्मेदारी का विवरण होता है। शानदार 60 प्रश्न लेकर आए हैं, शानदार में 60 प्रश्न। चलिए, कार्यालय की भावी योजनाओं व कर्मचारियों की जिम्मेदारियों का विवरण होता है। किसमें होता है? सर ये कार्य सूची में होता है। किसमें होता है? कार्य सूची में होता है। और अगला शानदार प्रश्न है, छंद से प्रश्न है कि घनाक्षरी कैसा छंद है? बताइए। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। घनाक्षरी एक बारडिक छंद है। कैसा छंद है? घनाक्षरी एक बारडिक छंद है। चलिए आगे आगे बताइए। बताइए हमारा शानदार प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। सर 9वां रस कौन सा है? शांत रस है। अच्छा, तो रसों की संख्या कितनी है पूछे? सर रसों की संख्या 9 है। भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं? 8 रस हैं। कौन सा रस भरत मुनि ने रस का भेद नहीं माना? शांत रस को। अच्छा, वैसे पूछा जाए कि रस कितने, तो 9 भेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद होता है, निर्वेद होता है। चलिए, शानदार प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। बिहारी ने सतसई लिखी।
बिहारी ने सतसई लिखी में सतसई शब्द में कौन सा विशेषण है? बिहारी ने सतसई लिखी है, सतसई में कौन सा विशेषण है? सर समुच्चयबोधक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? समुच्चयबोधक। सात आ रहा है ना, सतसई। समुच्चयबोधक, समुच्चयबोधक। चलिए आगे बताइए, भूतकाल में बदलिए। काल पढ़ाए हैं आपने, नहीं पढ़े हैं तो 9 बजे देख लीजिए, संपूर्ण हिंदी का रिवीजन 9 बजे वाली क्लास। भूतकाल में बदलो, बच्चे चिल्ला रहे हैं, बदलिए। बच्चे चिल्ला रहे हैं, भूतकाल में बदलिए। बच्चे चिल्ला रहे हैं, भूतकाल में क्या होगा? जल्दी बताइए। बच्चे चिल्ला रहे थे, ऑप्शन सही होगा डी, बच्चे चिल्ला रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और अगला प्रश्न बताइए कि पाहन और पाहुन ये युग्म का सही अर्थ वाला चयन कीजिए। बताइए सही अर्थ। सर पाहन मीन्स होता है पत्थर और पाहुन मीन्स होता है अतिथि। ऑप्शन सही होगा सी। ऑप्शन कौन सा सही है? सी है। और अगला प्रश्न बताइए, मैं अक्सर बताता हूं कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है, गलत ना हो। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा किस भाषा का? सर रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। और गेहूं शब्द का तत्सम शब्द क्या है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। गेहूं शब्द का तत्सम क्या है? बहुत बढ़िया, गेहूं को गोधूम कहते हैं। गेहूं को गोधूम कहते हैं। बहुत शानदार। और अगला प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? या मुरली की आराधन धरी आराधन धरोगी, कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? सर आराधन आराधन दो शब्द हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ यमक अलंकार है, यहाँ यमक अलंकार। मैं अलंकार जब पढ़ा दूंगा तो अलंकार का भी एक्सप्लेन किया करूंगा, परेशान मत होइए। 9 बजे में जिस दिन अलंकार पढ़ा दूंगा उस दिन यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करने लगूंगा। चलिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? बताइए। ऊ किस प्रकार का स्वर है? वर्णमाला में सब पढ़ाया है, देखिए जाके रात्रि 9 बजे क्लास, वर्णमाला में सब पढ़ाया है। ऊ पश्च संवृत स्वर है। ऊ कैसा स्वर है? पश्च संवृत स्वर है। चलिए आगे बताइए कि भारत भारती पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले मिला? भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? ये महादेवी वर्मा को मिला। किसे मिला? महादेवी वर्मा को सबसे पहले मिला था। और 36 से 40 हमारा गद्यांश है, देख लेते हैं कितना बड़ा गद्यांश है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। चलिए गद्यांश करते हैं क्या? क्या हम लोग गद्यांश करें? चलिए छोड़ते हैं, गद्यांश को स्किप करते हैं, गद्यांश को स्किप करते हैं। चलिए मैं आपसे कह रहा हूं डेली डेली गद्यांश नहीं अब करना है। 40 तक गद्यांश के प्रश्न है, 41 से करिए। रोज रोज गद्यांश नहीं करना है। मैं गद्यांश की सीरीज रात्रि 9 बजे डाल दूंगा, बस गद्यांश में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है।
बहुत प्रैक्टिस हुई है गद्यांश की। मैं 9 बजे सीरीज डाल दूंगा गद्यांश की, और आप एक बार वहां जब एग्जाम हो तो तब पढ़ लेना। बस गद्यांश में समय रोज अब जाया नहीं करना। चलिए, कुंद इंदु सन देह उपमा, उमा रमन वरुण अमन कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताइए। कुंद इंदु सन देह उमा रमन वरुण अमन। सर इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। आज के प्रश्न थोड़े से कठिन हैं कि पट पीत मानहु तड़ित, रुच सुच नौम जनक सुताबर में कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कौन सा अलंकार है? सर मनहु जाने जनहु माने मनहु उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा सर अलंकार के प्रश्न थोड़े कठिन हैं। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? पहुंच गया में कौन सी क्रिया है? बताइए सर, पहुंच गया में कौन सी क्रिया है? इसमें संयुक्त क्रिया है। कौन सी क्रिया है? पहुंच गया में संयुक्त क्रिया है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। वीर पुत्र को जन्म देने वाले के लिए एक शब्द बताइए। सर, जो वीर पुत्र को जन्म दे उसे वीर प्रसू कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर प्रसू कहते हैं। और आगे चलिए कि अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश का एक शब्द क्या है? अज्ञेय का मतलब क्या है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। और अगला प्रश्न बताइए, 46 से 48 त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करिए। बताइए 46वां प्रश्न। जब वह मेरे घर आई तो 8 बजा था, कोई त्रुटि नहीं। जब वह मेरे घर आई तो 8 बजा था, कहाँ गलती है? तो 8 बजा था नहीं सर, 8 बजे थे होना चाहिए। ऑप्शन सी में गलती है, 8 बजे थे होना चाहिए। और 47वां प्रश्न है कि बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। बड़ों की बातों को आदर से नहीं, ध्यान से। बड़ों की बातें आदर से माननी चाहिए, लेकिन सुनना के लिए आदर नहीं आएगा, सुनना के लिए ध्यान से। ऑप्शन बी में गलती है। सुन, जब भी किसी की बात को सुनोगे तो बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से। चलिए, ऑप्शन बी में गलती है। और 48वां प्रश्न बताइए कि राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी, कोई त्रुटि नहीं। कहाँ गलती है? क्षमा की भीख मांगी, कहां गलती है? बताइए सर। क्षमा की ऑप्शन सही होगा डी, डी वाला। ये क्षमा मांगी, क्षमा की भीख नहीं। क्षमा मांगी, क्षमा की भीख नहीं, ये गलत है। ऑप्शन डी में गलती है। 48 प्रश्न कंप्लीट हुए। 49 पे चलिए। हमारा 49 प्रश्न है कि वह अपने 49वां प्रश्न क्या है? वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त है? वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, इसे नकारात्मक वाक्य बनाइए। जल्दी से।
बिना अर्थ बदले, ये ध्यान रखना, अर्थ ना बदले। अब देखो, अब बहुत लोग करेंगे ए टिक, बहुत लोग एक टिक करेंगे कि वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ये हो गया आंसर, ये आंसर हो जाता, ध्यान से सुनो, आंसर ए हो जाता, लेकिन ए नहीं है। उसने कहा अर्थ ना बदले। अब आपने कह दिया वह अपनी कक्षा का छात्र प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, नहीं लगा है, नहीं लग गया, ये तो ठीक है, लेकिन अर्थ बदल गया। यहां प्रतिभाशाली है, यहां प्रतिभाशाली नहीं है, तो यहां तो अर्थ बदल गया, ऑप्शन ए नहीं होगा। नहीं भी लग जाए और अर्थ भी ना बदले, तो ये देखिए सेंटेंस कितना खतरनाक पूछा है। उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। सर नहीं भी लग गया, अर्थ भी नहीं बदला, ऑप्शन सही होगा बी। ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही होगा। चलिए नई नई प्रश्न देखने को मिलेंगे। मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है, बताइए। मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? सर लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, ये विशेषण उपवाक्य है, एक ऐतिहासिक नगर है। आपने अगर मिश्र वाक्य सरल वाक्य पढ़े हैं, मिश्र वाक्य सरल वाक्य संयुक्त वाक्य, तो उसी से ये प्रश्न है। ऑप्शन बी सही है। और आगे बताइए कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य का गठन हुआ, कौन से राज्य का गठन हुआ था? भाषाई आधार पर कौन से राज्य का गठन हुआ? सर कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर भारत में बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। और अगला प्रश्न बताइए कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है, बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। सर ऊषा, प्रभात और सवेरा, इन सब का मतलब एक है, लेकिन दिन अलग बात है, ये भिन्न अर्थ देता है, दिन अलग बात है। और अगला प्रश्न बताइए कि निर्विकार में कौन सी संधि है? निर्विकार में कौन सी संधि है, जवाब दीजिए। सर निर्विकार में निधन विकार, इसका संधि विच्छेद होगा निधन विकार, और इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि है। और चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 54वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। अधेयता कौन सा शुद्ध है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जो ऑप्शन ए में लिखा है ये अध्येता सही है, जो ऑप्शन ए में लिखा है। और आगे बताइए कि पाश्चात्य का विलोम क्या है? पाश्चात्य का विलोम क्या है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। पाश्चात्य का विलोम होता है पौर्वत्य। पाश्चात्य का विलोम पौर्वत्य होता है। आगे बताइए कि दीनानाथ में कौन सा समास है? बहुत बेहतरीन, दीनानाथ में कौन सा समास है? सर दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। दीनानाथ का मतलब है दीन के नाथ। दीन के नाथ एक पद विशेषण। दीन मीन्स होता है जो बहुत दुखी है, जो परेशान है, जो कष्ट में है, दीन के नाथ है ना, दीनानाथ। तो एक पद विशेषण और एक विशेष है कर्मधार। सूर का पर्यायवाची बताइए। अपर्यायवाची, सूर का अपर्यायवाची, पर्यायवाची नहीं, सूर का अपर्यायवाची कौन सा है? मतलब जो पर्यायवाची नहीं है सूर का, वो बताइए। सर सूर का पर्यायवाची दिनकर होता है, सूरज होता है, दिवाकर। सूर को महेंद्र नहीं कहते। ये किसका पर्यायवाची है? ये इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र का महेंद्र या फिर राजा भी कह सकते हैं। चलिए
58वां प्रश्न बताइए कि परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयोग होने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? सर, ये योग रूढ़ कहलाते हैं, ये योग रूढ़ कहलाते हैं। और 59वां प्रश्न बताइए कि नदी का बहुवचन क्या है? नदी का बहुवचन क्या है? सर, नदी का बहुवचन नदियां होता है। क्या होता है? नदियां। और चूहा का स्त्रीलिंग क्या है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। सर, चूहा का स्त्रीलिंग क्या होगा? चुईया होता है। ऑप्शन सही है बी, चुईया। चलिए, हमारे शानदार प्रश्न थे। सेशन कैसा लगा जरूर बताइए। और सभी लोग क्लास को शेयर करिए, सभी लोग ईमानदारी के साथ शेयर करिए, है ना। लोगों की मदद करिए, क्लास से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कोई ग्रुप है, उस पर क्लास शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और जो लोग वास्तव में हिंदी पढ़ना चाहते हैं, जिनको हिंदी में पूरे नंबर चाहिए, तो वो उनकी मदद हो जाए। आप इतना करिए, शेयर कर दीजिए। चलिए, सेशन अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। मिलते हैं कल। हाँ, अभी 9 बजे वाली क्लास में ज़रूर आइए। चले, मिलते हैं कल इसी समय रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।